आज हमारे पास एक कहानी की रूपरेखा है जिसका नाम है चांदवन की राजकुमारी और लोहे का योद्धा। पहली नज़र में ये एक आम फैंटेसी कहानी लगती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें हाँ, तो ये विनाश, पहचान और एक नई शुरुआत के बारे में बहुत कुछ कहती है। चलिए इसकी परतों को खोलकर देखते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियों का असली मजा उनके किरदारों और दुनिया में नहीं, बल्कि उन सवालों में छुपा होता है जो वे हमारे लिए छोड़ जाती हैं। तो कहानी की दुनिया में दो अलग अलग कौमें हैं। एक तरफ हैं एल्व्स, यानी वो लोग जो प्रकृति से बहुत गहरे जुड़े होते हैं, कला, संगीत। और उनकी उम्र बहुत लंबी होती है। उनका राज्य है चांदवन, जो जैसा कि सोर्स में बताया गया है, एशियाई उपमहाद्वीप के जंगलों में बसा एक जादुई मकाम है। और दूसरी तरफ है ड्वार्फ्स। हाँ, जो पहाड़ों के नीचे रहते हैं, बेहतरीन कारीगर और योद्धा होते हैं और जिन्हें धातु और पत्थर की गहरी समझ होती है। तो ये सिर्फ दो जातियों का नहीं बल्कि दो अलग-अलग जीवन दर्शन का भी टकराव है। एक जो प्रकृति में जीता है, दूसरा जो प्रकृति को आकार देता है। और इन दो दुनियाओं की दूरी तब मिटती है जब डुअर्फ योद्धा थॉरिन लोहमुख राजकुमारी एलिरा से मिलता है। हमारे सोर्स के मुताबिक उनके बीच तुरंत एक गहरा रिश्ता बन जाता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि कहानी में इस प्रेम को इतनी जल्दी क्यों दिखाया गया है? क्या ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का एक तरीका है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से उनका प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, वो एक पुल की तरह है। एक पुल? हाँ, ये कहानी का इंजन है जो इन दो अलग-थलग कौमों को एक साथ आने का एक मजबूत कारण देता है। ये रिश्ता सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उनकी पूरी कौम का भविष्य तय करने वाला है। हाँ, और हर पुल की मजबूती को परखा जाता है। बिल्कुल। इस कहानी में ये परीक्षा एक भयानक युद्ध के रूप में आती है, जब उत्तर से राजा क्रूरनाग की सेना हमला कर देती है। अचानक एल्व्स और ड्वार्फ्स को अपने मतभेद भुलाकर एक साथ खड़ा होना पड़ता है, और यहीं थोरिन का किरदार दिलचस्प हो जाता है। देखो ना, वो एक योद्धा है, लेकिन उसकी लड़ाई सिर्फ राज्य बचाने के लिए नहीं है। उसकी प्रेरणा एलिरा का प्यार है। बिल्कुल, ये उसे एक क्लासिक योद्धा के आर्केटाइप से अलग बनाता है, जो सिर्फ कर्तव्य या सम्मान के लिए लड़ता है। उसका संघर्ष ज्यादा निजी है और शायद इसीलिए ज्यादा भरोसेमंद भी लगता है। युद्ध बहुत भयानक होता है, मतलब दुश्मन की ताकत कहीं ज्यादा है और वे चांदवन के किले में घुस जाते हैं। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। वो सीन जहां दुश्मन का सेनापति काला रथ राजकुमारी एरिरा तक पहुंच जाता है। हाँ, और ठीक उसी वक्त घायल थॉरिन वहां पहुंचता है। ये सिर्फ एक हीरो वाला सीन नहीं है, ये एक प्रतीकात्मक क्षण है। जब थॉरिन एलिरा के लिए ढाल बनता है, तो वो असल में एक ड्वार्फ है जो एक एल्फ की जान बचा रहा है। वो उस पुल की रक्षा कर रहा है जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। सही कहा, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़े। अंत में चांदवन को बचाया नहीं जा सका। राजा अरविनिर को अपनी प्रजा को बचाने के लिए वो राज्य खाली करने का मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। वे सब कुछ पीछे छोड़कर चले जाते हैं। चांदवन जलकर राख हो जाता है, लेकिन लोग बच जाते हैं। और यही कहानी अपनी सबसे बड़ी बात कहती है, सच्ची जीत हमेशा युद्ध के मैदान पर नहीं होती। तो चांदवन का तबाह होना उनकी हार नहीं थी? नहीं, उनकी असली जीत यह थी कि एल्व्स और ड्वार्फ्स एक कौम बनकर उस विनाश से बाहर निकले। उन्होंने अपना घर खोया, लेकिन एक दूसरे को पा लिया। उनका नया घर उस घाटी में बसता है जहां एलिरा और थोरिन का प्यार दोनों कौमों की दोस्ती का प्रतीक बन जाता है। तो असल में कहानी यह बता रही है कि विनाश से भी कुछ नया और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। मतलब भौतिक चीजों से ज्यादा जरूरी रिश्ते और एकता होती है। बिल्कुल। कभी-कभी सबसे बड़ी जीत ये होती है कि हम क्या बचाने में कामयाब रहें और उस तबाही से क्या नया बना पाएं। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या एकता हमेशा एक बाहरी खतरे की वजह से ही पैदा होती है, या वो बिना किसी संकट के भी पनप सकती है?